जी आ गई है आपकी बहन एक नई वीडियो के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर कि भाई चेहरे के बाल कैसे उतारे जाएं, क्या वैक्सिंग करवाई जाए या फिर फेशियल रेजर्स का इस्तेमाल करें। अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं और समझ नहीं पाते कि भाई क्या यूज़ करें और क्या ना यूज़ करें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो भाई होता कुछ यूँ है कि फेशियल हेयर्स की होती हैं टाइप्स। जी हाँ, कुछ लोगों के मोटे बाल होते हैं, कुछ लोगों के हल्के बाल होते हैं, कुछ लोगों को चेहरे पे सिर्फ किसी एक जगह पर फेशियल हेयर्स होते हैं और कुछ लोगों को ओवरऑल पूरे चेहरे पर होते हैं। अब अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या मुझे पहले भी देख चुके हैं या मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप यकीनन जानते होंगे कि फेशियल हेयर्स रिमूव करने के बहुत सारे तरीके मैं अपने इस वीडियो में बता चुकी हूँ। इन केस अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को ख़त्म करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने मल्टीपल मेथड्स बताए हैं जो फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे फेस वैक्सिंग और फेस शेविंग की, यानी फेशियल रेज़र से जो हम बाल उतारते हैं उसके बारे में। अब जिन लोगों को फेशियल हेयर ग्रोथ का मसला है तो भाई आप में से काफ़ी लोग हैं जो फेस वैक्सिंग करवाते होंगे और काफ़ी लोग फेशियल रेज़र्स ऑलरेडी इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मुझे अक्सर एक सवाल आता है कि भाई फेस वैक्सिंग करवानी चाहिए या फिर फेशियल रेज़र्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक कंपैरिजन शेयर कर लिया जाए, जिसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ करना है अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए। क्योंकि इनके अलावा जो बाकी मेथड्स मार्केट में फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए अवेलेबल हैं वो या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं या फिर उनके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वैक्सिंग को, यानी फेस पर वैक्स कराने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी फेस वैक्स कराते हैं तो यकीनन इनमें से कोई ना कोई नुकसान आपने भी फेस ज़रूर किया होगा। कुछ लोगों को फेस पर वैक्स करवाना बिल्कुल भी सूट नहीं करता, स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने नोट किया होगा कि वैक्सिंग करवाने के बाद रेडनेस आ जाती है, अजीब रेड कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, बम्प्स निकलना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों की तो इतनी बुरी हालत होती है कि उनको ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाती है। तो जी ये फेस वैक्स का सबसे पहला नुकसान है कि ये हर किस्म की स्किन टाइप को सूट नहीं करता और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं भी है तब भी ये आपकी स्किन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। फेस वैक्स को लेकर एक दूसरा जो बड़ा नुकसान मैंने ऑब्ज़र्व किया है या नोटिस किया है वो ये है कि फेस वैक्स कभी भी आप अपने पूरे चेहरे पर नहीं करते हो, आप पैचेस की सूरत में स्पेसिफिक एरियाज़ में करते हो जहां आपके बहुत ज़्यादा घने या प्रोमिनेंट बाल नज़र आते हैं, जैसे आपकी जॉ लाइन हो गई, आपकी अपर लिप्स हो गई, आपकी चिन हो गई, आपकी फॉरहेड हो गई और ज़्यादा हो गया तो आपकी नाक का एरिया हो गया। अक्सर ये वाला जो एरिया होता है यानी हमारे चीक्स, हमारे गाल का जो एरिया होता है वो हम स्किप कर देते हैं वैक्सिंग के लिए। उसका बड़ा रीज़न ये है कि अक्सर लोगों को यहाँ पर एक्ने का प्रॉब्लम होता है और ये वाली जो स्किन होती है ये बाकी स्किन के मुकाबले थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, इसलिए आँखों के करीब इसे अवॉइड किया जाता है वैक्स करना, जिसका नतीजा ये होता है कि भाई जिन जिन एरियाज़ में पैचेस की सूरत में हमने वैक्स किया है वो तो बहुत ज़्यादा नीट, क्लीन और साफ़ नज़र आता है, लेकिन वो एरियाज़ जहाँ पे हमने वैक्स नहीं किए हैं वो थोड़ा सा एक डल और बुझा बुझा सा नज़र आता है। तो इसलिए अगर आप जब अपने ओवरऑल फेस को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अनइवन सा महसूस होता है। इसके अलावा डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से और भी कई नुकसानात फेस वैक्सिंग करवाने के हो सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस और मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये दो वो मेन फेस वैक्सिंग के नुकसानात थे जो मैंने नोटिस किए और जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे नज़र आए। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान हैं, यकीनन जहां इसके थोड़े से नुकसानात हैं वहां उसके थोड़े से फ़ायदे भी हैं।
सबसे पहला फ़ायदा है जी स्लो ग्रोथ। जी हाँ, क्योंकि ये आपके बालों को जड़ से निकालता है, रूट से निकालता है, इसलिए इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप एक बार वैक्स करवा लें तो वापस बाल मिनिमम 1 से 1.5 या 2 हफ्ते में आते हैं, इतने जल्दी नहीं आते। सेकंड इसका फ़ायदा ये है, एक्चुअली स्लो ग्रोथ के अलावा मुझे ऐसा इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता अगर हम इसको फेशियल रेज़र से कंपेयर करें। अगर हम इसको थ्रेडिंग से कंपेयर करें तो जी थ्रेडिंग और वैक्सिंग का मुकाबला फिर भी हो सकता है, और फिर भी वैक्सिंग थ्रेडिंग से कई ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर फेशियल रेज़र्स की बात करें तो आजकल मार्केट में जो इस तरह के कन्वीनियंट फेशियल रेज़र्स आ गए हैं, इन्होंने तो भाई धूम मचा दी है। बात अगर फेशियल रेज़र के फ़ायदों की करें तो इसका सबसे पहले और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। जी हाँ, आप इनको अपने साथ कहीं भी ट्रैवल करके ले जा सकते हैं, आपको बार बार सैलून और पार्लर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, और ये दूसरे ट्रीटमेंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये है कि भाई आप आराम से इसे अपने पूरे चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलाइक वैक्सिंग जिसमें आपको अपने चीक्स को और उन सेंसिटिव एरियाज़ को छोड़ना पड़ रहा था जहाँ पे बाल होने के बावजूद भी आप वैक्स नहीं करवा पा रहे थे। फेशियल रेज़र्स के साथ ऐसा नहीं होता, आप उसे कन्वीनियंटली पूरे चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्त ये है कि आपको इसकी प्रॉपर हैंडलिंग आनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको कट्स लग सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और अच्छा फ़ायदा ये भी है कि ये ना सिर्फ आपके चेहरे के बाल हटाता है बल्कि आपके चेहरे की डेड स्किन को भी रिमूव करता है, और फेस वैक्सिंग के मुकाबले में मुझे ये बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक मेथड भी लगता है चेहरे के बाल हटाने का। तो जी अगर आप ऑलरेडी फेशियल रेज़र्स यूज़ करते होंगे तो आप यकीनन जानते होंगे कि फेशियल रेज़र्स से बाल हटाने के बाद आपका चेहरा एकदम से स्मूथ और सिल्की नज़र आने लगता है। लेकिन ठहरें, यकीनन इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे नहीं हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और नोटिस भी किया है कि अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी का फेशियल रेज़र यूज़ नहीं करते तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको उस तरह की अच्छी फिनिश ना मिले, या फिर आपके चेहरे पर कट्स भी लग जाएं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी फेशियल रेज़र एज अ चॉइस यूज़ करें अपने चेहरे के बाल हटाने के लिए तो किसी अच्छे ब्रांड का और किसी अच्छी क्वालिटी के फेशियल रेज़र में इन्वेस्ट करें। अगर हम इसको फेस वैक्सिंग से कंपेयर करें तो इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है कि रीग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, विद इन अ वीक और 1.5 वीक फिर आपको दोबारा शेविंग रिपीट करनी पड़ती है। अनलाइक वैक्सिंग आपको ज़्यादा टाइम चलती है क्योंकि वो जड़ से आपका बाल निकाल लेती है, और फेशियल रेज़र में ये होता है कि भाई वो जड़ से बाल नहीं निकालता, वो सिर्फ आपकी स्किन के सरफेस से बाल निकालता है, इसलिए बालों की रीग्रोथ जो होती है वो जल्दी होती है। तो जी इस तरह से फेशियल रेज़र के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं और वैक्सिंग के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी कि आप फेशियल रेज़र्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि फेशियल रेज़र्स हमारे आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत ही अच्छे रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हैंडी हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, हम जब चाहे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे रहते हैं। अनलाइक वैक्सिंग में ये होता है कि मोस्टली लोग खुद से वैक्स नहीं कर पाते, उन्हें सैलून या पार्लर जाना पड़ता है, जो कि एक एडिशनल कॉस्ट भी है और एक थोड़ा सा पेन भी है। उसके अलावा वैक्सिंग में आपको थोड़ी बहुत रेडनेस आ जाती है और एक पेन, एक ब्लीडिंग, इस तरह के सारे ख़तरे रहते हैं, स्किन सेंसिटिविटी के ख़तरे रहते हैं। इसके अलावा हाइजीन का प्रॉब्लम भी वैक्सिंग में रहता है। तो जी ये तो था मेरा मशवरा, लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आपकी नीड क्या है और आप अपने लिए क्या बेहतर समझते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको मोटे मोटे जो फ़ायदे और नुकसान वैक्सिंग और फेशियल रेज़र्स के थे वो बता दिए। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने लिए कौन सा मेथड चूज़ करते हैं। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।